हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है FRO 2021 का पेपर, और ये रहेगा पार्ट 1। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। ए है ऑप्शन भीमसेन जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, या फिर जनरल BC जोशी, या HN बहुगुणा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ समझते हैं कॉन्सेप्ट भारत रत्न से रिलेटेड। तो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? वो है नोबेल प्राइज़। और वहीं अगर मैं भारत की बात करूं कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। कब शुरू होता है भारत रत्न? शुरू कब होता है? 2 जनवरी 1954 से शुरू होता है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा करी जाती है कि जो है भारत रत्न दिया जाएगा? वो करी जाती है जो तब के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट कौन? राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा घोषणा करी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या कोई धनराशि दी जाती है? तो धनराशि इसमें नहीं दी जाती है। तो हमें क्या मिलता है? एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक मेडल इसमें दिया जाता है। और जो मेडल है, अगर आपसे पूछ ले मेडल जो है वो किस धातु का बना होता है, तो शुद्ध तांबे से बना होता है। और पीपल का उसका एक आकार होता है, पीपल के शेप में वो होता है। और आगे से बीच में उसका क्या होता है? सूर्य होता है, जो कि प्लेटिनम से बना होता है। और उसके नीचे क्या लिखा रहता है? भारत रत्न लिखा रहता है। और पीछे की साइड वहीं अगर हम देखें तो क्या रहता है? अशोक स्तंभ होता है, और उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, ये तो हो गया हमारे अवार्ड का जो है आकार कैसा रहता है। और वहीं अगर मैं बताऊं, जो ये अवार्ड है वो कहाँ बनता है, तो जो कोलकाता की जो मिंट है वहाँ इसे बनाया जाता है, कोलकाता टकसाल में। मैक्सिमम जो है भारत रत्न हम 3 लोगों को पहले से दे सकते थे, लेकिन अब कितनों को दे सकते हैं? तो 5 लोगों को मैक्सिमम हम दे सकते हैं। और किसे मिलेगा ये सम्मान? मतलब तो ये सम्मान जो है वो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सब क्राइटेरिया तो हमारे स्टार्टिंग में था, जब शुरू हुआ था 1954 में। लेकिन बाद में चल करके एक चीज़ और जोड़ा गया, वो है अगर कोई मानवता के लिए अच्छा कार्य करता है तो उसको भी क्या दिया जाएगा? भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं वही बताऊं आपको कि वरीयता क्रम में जो है इसका नंबर कौन सा होता है? वरीयता क्रम में जिन्हें भारत रत्न मिलता है तो उनका नंबर होता है 7th। अब वरीयता क्रम क्या है? जैसे हमें पता है हमारे देश का पहला नागरिक कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। तीसरे हमारे प्रधानमंत्री। चौथे कौन होते हैं? राज्यपाल। 5वें कौन होते हैं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। और छठे नंबर पे आते हैं हमारे CGI यानी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष हो गया, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो आते हैं। और वहीं 7वें नंबर के कौन आते हैं? अगर मान लो कोई फॉर्मर हमारे मतलब पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वाइस, तो वो आ जाएंगे। और साथ ही कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं हमारे। राज्यसभा लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो आ जाते हैं। और हमारे जो राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं वो आते हैं। और इन्हीं के साथ आते हैं भारत रत्न जिन्हें मिला होता है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है ना, वो राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर होते हैं। किसके बराबर? CM के बराबर होते हैं। अब 1954 में तो क्या प्रावधान था कि जो व्यक्ति जीवित रहेंगे उन्हीं को ही क्या होगा? भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में इसमें सुधार होता है, और मरणोपरांत जो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी जो है उसकी फैमिली को भारत रत्न दिया जाएगा। अब समझते हैं सबसे फर्स्ट किस किस को मिले, और जो कि है इम्पोर्टेंट। तो सबसे फर्स्ट दिया जाता है हमारा 1954 में ही। किस किस को मिलता है? मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता था ना, तो 3 लोगों को मिलता है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, ये कौन है? अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट वैज्ञानिक भी पूछे तो यही है, इन्हीं का नेम हम बताएंगे। और फिर वहीं किसे मिलता है? जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिलता है, राजगोपालाचारी जी को मिलता है। और तीसरा मिलता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को। और अब ठीक है, अब अगर मैं वहीं आपको बताऊं कि फर्स्ट PM कौन है? फर्स्ट हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें मिलता है तो वो मिलता है नेहरू जी को। नेहरू जी को मिलता है। कब मिलता है? 1955 में, अगले ही साल मिलता है। अब इम्पोर्टेंट, फर्स्ट CM कहाँ के? UP के। तो कौन होता है जिन्हें मिलता है? तो वो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी। कब मिलता है? 1957 में।
ठीक है। तो इसका अब यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र, अभी तक सिर्फ इन्हीं को मिला है, विभूति कौन सी है? तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी है। कब मिलता है? 1957 में। और उस टाइम पे क्या था, उत्तराखंड अलग से तो बना नहीं था, यूपी के ही अंडर था। तो ये सीएम होते हैं उस टाइम पे कहाँ के? यूपी के। ठीक है। अब बात करूँ मैं वहीं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्हें मिलता है तो वो मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को कब मिलता है? 1962 में। और अपने मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें मिलता है। ठीक है। और वहीं अगर मैं बताऊं फर्स्ट मुस्लिम किसे मिलता है? फर्स्ट मुस्लिम कौन है जिन्हें मिलता है? तो वो हैं जाकिर हुसैन जी को। कब मिलता है? 1963 में मिलता है। अब इम्पोर्टेंट अगर हमसे पूछे फर्स्ट फीमेल महिला जिसे मिलता है तो इंदिरा गांधी जी को मिलता है। इंदिरा गांधी को मिलता है। कब? 1971 में। और वहीं सेकंड फीमेल कौन है? तो मदर टेरेसा को मिलता है। मदर टेरेसा को कब मिलता है? 1980 में दिया जाता है। अगर फर्स्ट आपसे विदेशी पूछे, विदेशी जिसे दिया जाता है तो वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान को दिया जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी या बच्चा खाम, इन्हें ही बोला जाता है। और ये कहाँ के होते हैं? पाकिस्तान के होते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या करा था? लाल कुर्ती आंदोलन शुरू करा था और खुदाई खिदमतदार संस्था इन्होंने बनाई थी। अब सेकंड विदेशी किसे मिलता है? तो वो है नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, मंडेला जी को। और ये कहाँ के होते हैं? अफ्रीका के। अफ्रीका के। कब मिलता है? 1980 में दिया जाता है। और ये हो गया। और 1980 में ही किसे मिलता है ना? 1980 में ही दिया जाता है BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर जी को। अब और क्या निकल सकता है इम्पोर्टेंट फैक्ट? तो एक है हमारे मोरारजी देसाई, तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इन्हें ना भारत रत्न तो मिलता ही है, भारत रत्न मिलता है, प्लस निशान ए पाक भी इन्हें मिलता है। यानी ये क्या है? पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है, सर्वोच्च, वो है निशान ए पाक। तो इन्हें दोनों ही दिया जाता है और ये एकमात्र है जिन्हें दोनों मिलता है। ठीक है। तो इतना हमारा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, जैसे अब मैंने बताया कि अब मरणोपरांत भी फिर बाद में दिया जाने लगा था। तो फर्स्ट मरणोपरांत किसे दिया जाता है? मरणोपरांत किसे दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री भी रहते हैं। 1966 में मिलता है। और वहीं फर्स्ट महिला मरणोपरांत किसे दिया जाता है? महिला मरणोपरांत किसे दिया जाता है? तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। ठीक है। और क्या बन सकता है? इतना हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट म्यूजिशियन, संगीतकार जिन्हें मिलता है, तो वो कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया जाता है। कब मिलता है? 1998 में। और लता मंगेशकर पे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, उनको मिलता है 2001 में। और बिस्मिल्लाह खां जो कि कौन थे? शहनाई वादक, उनको भी कब मिलता है? 2001 में। और अगर आपसे पूछे कि खेल जगत का फर्स्ट, खेल जगत का फर्स्ट किसे मिलता है? तो सचिन तेंदुलकर जी को मिलता है। कब? 2014 में। और ये सबसे युवा भी यही है, सबसे युवा यही हैं जिन्हें मिला है। कितने साल के हैं? 40 साल के। ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो टिहरी रियासत को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि गढ़वाल में जो है पवार वंश का शासन होता है। लेकिन फिर क्या होता है? 1804 में, यानी खुड़बुड़ा के युद्ध में जो लास्ट होता है, प्रद्युमन शाह मारा जाता है। और इसके बाद गोरखा का जो है शासन हो जाता है कहाँ? गढ़वाल में। फिर 1815 में क्या होता है? अंग्रेज जो है गोरखों को जो है हरा देते हैं और संगोली की संधि होती है। उसके बाद अंग्रेजी शासन हो जाता है। और जो है सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की काफ़ी मदद करी होती है गोरखों को हटाने में। इसलिए अंग्रेज क्या कर देते हैं? टिहरी का जो कस्बा है वो राज करने के लिए दे देते हैं सुदर्शन शाह को। ठीक है। सुदर्शन शाह ने ही इसकी नींव रखी थी टिहरी रियासत की। और ये जो है ना, ये पवार वंश की ही आगे को जनरेशन है। तो सबसे पहले ना हम इसको समझते हैं कि कौन कौन यहाँ के राजा होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है सुदर्शन शाह।
इसका टाइम पीरियड रहता है 1815 से लेकर के 59 तक। फिर सेकंड में आता है ना भवानी शाह, और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है 1859 से लेकर के 71 तक। और फिर आता है हमारा प्रताप शाह, तीसरा नंबर का प्रताप शाह, और ये रहता है 1871 से लेकर के 86 के बीच में। और फिर आता है कीर्ति शाह आता है चौथे नंबर का 1886 से लेकर के 1913 तक। फिर आता है नरेंद्र शाह, इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, तिलाड़ी हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है, तो 1913 से 1946 तक ये शासन करता है। फिर आता है मानवेंद्र शाह, ये 1946 से लेकर के 1949 तक रहता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रताप शाह हो गया, फोर्थ कीर्ति शाह, फिफ्थ नरेंद्र शाह और सिक्स्थ मानवेंद्र शाह। इतने लोग हैं जो टिहरी रियासत पर शासन करते हैं। और 1949 लास्ट है, मानवेंद्र शाह हमारा ठीक है अंतिम होता है, अंतिम राजा होता है जो टिहरी रियासत पे शासन करता है। तो इसका विलीन है ये कब हो जाता है भारत में, 1949 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 1949 को इसका विलय किसमें हो जाता है, भारत में हो जाता है। और ये जो है संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बनता है, 50वां जिला बनता है संयुक्त प्रांत का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कोसी, काली, भागीरथी या फिर सरयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है, काली रिवर सबसे बड़ी है। तो काली, इसी को हम बोलते हैं शारदा रिवर भी बोल देते हैं, कहाँ, नेपाल में इसे बोलते हैं, मतलब मोस्टली शारदा। अब ये रिवर जो है भारत और हम कह सकते हैं नेपाल की सीमा बनाती है, नेपाल की सीमा में बनाती है। और ये पिथौरागढ़ में बहती है, फिर कहाँ जाती है, चंपावत, और फिर नेपाल में एंटर कर जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, काला पानी से होता है, उद्गम काला पानी से होता है, ठीक है। और ये टोटल इसका प्रवाह कितना है, 252 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा है। और इसलिए ये क्या है, सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की। उद्गम कहाँ से है, काला पानी नामक स्थान से उद्गम होता है। और वहीं मैं इसकी सहायक नदी बताऊँ, जैसे कुठियांगती इसकी फर्स्ट सहायक है, और वहीं फिर गौरी गंगा जौलजीबी में मिलती है। जौलजीबी मेला जो है काली गंगा और गौरी गंगा के संगम पे ही लगता है। और इसी के साथ सरयू है, सरयू इसे बहुत ही मतलब सबसे मैक्सिमम पानी इसे सरयू ही देती है। फिर है हमारी पूर्वी रामगंगा, इसमें मिलती है कहाँ पे, रामेश्वर तीर्थ के पास में मिलती है। और लास्ट इसकी सहायक है लधिया नदी, ठीक है। कौन सी, लधिया इसकी लास्ट सहायक है। अब हमें ना ये कुछ नदियों का देखते हैं कि वो कितना प्रवाह करती है। जैसे काली मैंने बताया सबसे हाईएस्ट कितना, 252 किलोमीटर चलती है। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारी भागीरथी नदी। कौन सी, भागीरथी नदी, वो है 205 किलोमीटर तक। फिर है हमारी अलकनंदा कितनी, 195 किलोमीटर तक, दोनों देवप्रयाग की डिस्टेंस है, हाँ। और यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, गंगा। और फिर है कोसी कहाँ से निकलती है, बागेश्वर की नदी है, कौसानी से 168 किलोमीटर। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ है, दूधातोली श्रेणी है, और ये चलती है हमारी 155 किलोमीटर। और टोंस रिवर रुपिन और सुपिन से मिलकर के बनती है उत्तरकाशी, 158 किलोमीटर। जो हमारा गोविंद नेशनल पार्क है वो इसी के किनारे है, ठीक है। और है हमारी यमुना रिवर 136 किलोमीटर। और इम्पोर्टेंट सरयू बागेश्वर की नदी है 146 किलोमीटर। और वहीं बताओ भीलंगना, जो कि इम्पोर्टेंट सहायक किसकी है, भागीरथी की। भीलंगना और भागीरथी के ही संगम पे क्या है, हमारा टिहरी डैम जो हाईएस्ट है वो बना हुआ है। पूर्वी रामगंगा जो कि किसकी सहायक है, काली रिवर की, तो 108 किलोमीटर ये चलती है। और वही गौला नदी कहाँ बहती है, हल्द्वानी में, तो 102 किलोमीटर है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया, तो रम्माण उत्सव को समझते हैं। ये होता कहाँ है, तो कहाँ होता है, जोशीमठ ब्लॉक के जो सलूड़ हो गया, डूंगरा हो गया और सेलंग गांव में इसका आयोजन करा जाता है। और ये जो है ना 11 से 13 दिनों तक का होता है। और जोशीमठ कहाँ है, चमोली में है। और इसमें क्या होता है कि जो पात्र होते हैं वो मुखौटा लगा करके रामायण प्रसंगों पर नृत्य करते हैं, ठीक है। और रम्माण उत्सव में जो मुकुटे होते हैं ना, जो मुकुट वो लगाते हैं, मुकुट कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ध्योपंतर, ध्योपंतर, और ये क्या होता है, देवताओं के मुकुट होते हैं। देवताओं के मुकुट को हम क्या बोलते हैं,
द्योपंतर बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं एक होता है खलियाणी, खलियाणी जो किसका मुकुट होता है, एक मनोरंजन मुकुट होता है, मनोरंजन मुकुट होता है कौन, खलियाणी। और इसमें जो है ढोल दमाओं का यूज़ करा जाता है, ढोल दमाओं वाद्य यंत्र यूज़ होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, पात्रों के बीच में कोई भी संवाद नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पात्रों के बीच संवाद नहीं होता। आपको दे सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, वो बोल देगा होता है, तो वहाँ पे क्या करना है, गलत मार्क टिक करना है, नहीं होता है पात्रों के बीच में संवाद। और हम क्या जान सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसमें क्या होता है ना, मालमल्ल युद्ध होता है। एक मिनट, हाँ, मालमल्ल युद्ध इसमें करा जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत। और यार एक पेन थोड़ा सा, माल, ठीक है, माल मल्ल युद्ध इसमें होता है। और ये पूछा भी हुआ है, ये किसके बीच क्या दर्शाता है, मतलब ये स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के और गोरखों के बीच का युद्ध दर्शाता है। और इसमें क्या है, कुछ जो है नृत्य इसमें करे जाते हैं 3 टाइप के, तो वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया ना इसमें कुरु जोगी नृत्य, कुरु जोगी नृत्य, तो ये क्या है, एक हास्य नृत्य। आपको पूछ देगा कि इसमें से हास्य नृत्य कौन सा है, तो कुरु जोगी नृत्य कैसा है, हास्य है। अब कुरु मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जैसे गाँव में नहीं होता, छोटे छोटे कांटे होते हैं हरे कलर के, तो वो कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो जो इसी तरीके से ये रहता है, वो जो पात्र होता है उसके पूरे शरीर में कांटे लगे होते हैं और वो बच्चों पे उनको फेंक करके मारता है, मतलब इस तरीके से हंसाता है और उनके पीछे भागता है, इस तरीके से इसमें देखने को हमें मिलता है। और दूसरे नंबर पे है एक बढ़िया, और ये भी जो है PYQ क्वेश्चन है, अभी आप आगे को देखेंगे। बढ़िया बढ़िया नृत्य एक होता है, तो ये क्या है, इसमें जो है तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, किस पे, तिब्बत व्यापारियों पर ही नृत्य आधारित है। और थर्ड नंबर पे होता है ना हमारा, थर्ड नंबर पे क्या होता है, मौर्याण नृत्य, ठीक है। और ये पशुपालक पे आधारित है, जो पशुपालक होते हैं ना उन पे आधारित एक नृत्य है, ठीक है। और अब तो नेक्स्ट स्लाइड है, एक मिनट, हाँ, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे बचते हैं, नहीं यहीं पे बता देती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि रामायण को, एक मिनट में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे इतना समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। तो रामायण को क्या होता है, 2 अक्टूबर 2009 को जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करा जाता है। और इसको फेमस करने का मोस्टली श्रेय, इसमें लाने का श्रेय किसको जाता है, कुशल सिंह भंडारी जी को, कुशल सिंह भंडारी जी को जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये भी PYQ है, 2016 में जो गणतंत्र दिवस है ना, उसमें क्या होता है, झांकियाँ निकलती है ना हर एक स्टेट की, गणतंत्र दिवस झांकी की थीम क्या थी, रामायण उत्सव, ठीक है। तो सारी हमारे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। गणिका नाटक के लेखक कौन है, मौलाराम, ज्वालाराम, शिवराम या फिर मंगतराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाराम। और ज्वालाराम और शिवराम कौन है, दोनों इनके पुत्र हैं, किसके, मौलाराम के। और मंगतराम कौन है, इनके पिता हैं, ठीक है। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में, तो ज़्यादा डिटेलिंग अभी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये पहले बताया है, ठीक हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा और देखते हैं जो वहाँ नहीं देखा था। तो मौलाराम का जन्म कब होता है, 1743, और मृत्यु होती है 1833, तो इसका कार्यकाल इतना रहता है, ठीक है। और ये 5 राजाओं का जो है दरबार देखता है, कौन हो गए, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह का, ठीक हो गया। और गणिका नाटक इनकी एक रचना है, ऐसी गणराज वंश काव्य है, गणगीता संग्राम है, मनमत सागर है। और मनमत सागर क्या है, इनकी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है। और इन्होंने ही श्रीनगर दुर्दशा भी लिखी है। और जो कालिदास की बुक है कौन सी, ऋतुवर्णन और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका भी क्या करा है, हिंदी अनुवाद इन्होंने करा है। और एक इम्पोर्टेंट की रण बहादुर चंद्रिका किसने लिखी, मौलाराम ने लिखी। और ये किस पे बेस्ड है, एक गोरखा जो है शासक था रण बहादुर शाह के ऊपर बेस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं, एक कवि, मूर्तिकार, राजनेता या फिर लोक गायक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन है, एक मूर्तिकार है, ठीक है। और इन्हें जो है उत्तर प्रदेश में आधुनिक मूर्तिकाल का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इनका जन्म कहाँ होता है, टिहरी में 1929 में होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 2002 में, कहाँ, कोट द्वार पौड़ी में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं सकलाना विद्रोह क्या था। तो 1947 में क्या होता है, सकलाना
विद्रोह होता है। और ये जो है टिहरी रियासत के अंतर्गत होता है और उस टाइम पे कौन होता है, मानवेंद्र शाह राजा होता है। ठीक है, एक स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है और एक क्या होता है, किसान विद्रोह ये होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो है राजा के अत्याचारों के कारण और अवैध करों के खिलाफ ये आंदोलन होता है। और 1948 में होता है कीर्ति नगर आंदोलन, कीर्ति नगर आंदोलन। और इसी आंदोलन में जो है कौन, भोलूराम और नागेंद्र सकलानी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कब, 11 जनवरी 1948 को। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। और इनकी हत्या कौन करता है, तो वो करता है टिहरी की जो शाही फौज होती है उसका एक अधिकारी होता है, कौन, कर्नल डोभाल द्वारा इनकी हत्या करी जाती है। कहाँ, कीर्ति नगर में। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कौन थे, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत थे, जो कि कब से कब तक थे, 2014 से 19 तक का ये रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य करा था। और इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था, पिथौरागढ़ में था। और 2019 से लेकर के 21 तक इन्होंने क्या करा था, जो भारतीय मानवाधिकार आयोग है उसके भी सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जो है जीवित प्राणी का दर्जा दिया था, तो यमुना, गंगा, काली या फिर पिंडर, तो किसे दिया था, गंगा को दिया था। और ये एक ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया था, इसलिए ताकि जो है नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसके संरक्षण के लिए। और इसके तहत क्या करा गया था, एक कानूनी व्यक्ति के समान जो है अधिकार जो है इस नदी को प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, कत्यूरी, कुषाण, पौरव वर्मन या फिर कुड़िंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुड़िंद से, कुड़िंदों का क्या हुआ है, तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। अब कुड़िंद क्या है, फर्स्ट राजनीतिक शक्ति यूके में, यूके से समझ जाओगे ना, उत्तराखंड में शासन करने वाली। ठीक है, शासन करने वाली, ये तो क्या है, राजनीतिक शक्ति बोला हुआ है। हाँ, और ये क्या थे, उस टाइम पे मौर्यों के अधीन थे। और इतिहास का एकमात्र स्रोत इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इनकी अलग अलग मुद्राओं के से जो है हमें इनके बारे में पता चलता है। और अगर आपसे पूछ दे कि उत्तराखंड का फर्स्ट जो है ऐतिहासिक राजवंश कौन था, राजवंश अगर इसके बारे में पूछे तो वो कौन सा था, कत्यूरी। राजनीतिक बोले तो कौन सा था, कुड़िंद। और अगर ऐतिहासिक तो कत्यूरी राजवंश। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो कि है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है, बैजनाथ, पलेठी, कालसी या फिर पांडुकेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालसी अभिलेख सबसे पुराना है। अब यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण कौन कराता है, निर्माण कौन कराता है, मौर्य का जो एक शासक होता है, मौर्य शासक अशोक कराता है। ठीक है, कब, 257 ईसा पूर्व में इसका निर्माण होता है। कालसी कहाँ है, देहरादून में है। यमुना और कौन सी होगी दूसरी रिवर, कौन सी फ्लो होती है, टोंस के संगम पर जो है स्थित है। ठीक है, और अशोक का ये कौन सा शिलालेख था, 13वां शिलालेख था, अशोक का शिलालेख था। और प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ था, प्राकृतिक भाषा में। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है, कहीं जगह पाली में भी लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। तो पाली उस समय क्या थी, एक जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, लेकिन ये किस में लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। और इसकी लिपि कौन सी है, लिपि इसकी कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लिपि ब्राह्मी है, भाषा कौन सी है, प्राकृतिक है। और यहाँ के इसमें जो है निवासियों को क्या कहा गया था, जो यहाँ निवास करते थे ना, उनके लिए इन्होंने एक शब्द, मतलब निवासियों को क्या कहा था, पुलिंद इन्होंने कहा था। और इस क्षेत्र के लिए एक शब्द इसमें लिखा गया है, तो अपरांत, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। कौन सा, कालसी वाला क्षेत्र को। और कालसी का जो अगर आपसे ओल्ड नेम पूछ ले, ठीक है, कालसी का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा, सुधनगर या फिर कालकूट, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, इसका ओल्ड नेम हो जाएगा, जो कि कुडिंदो की भी राजधानी यहाँ रही है। ठीक है, और कालसी से ही हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम जो उत्तराखंड है वो क्या होगा, मौर्यों के अधीन रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो वो है उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून। अब मैं मैक्सिमम लिख देती हूँ, ठीक है, और मिनिमम 4 जानेंगे। तो फर्स्ट में है हमारा चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर कौन सा है सबसे बड़ा, पिथौरागढ़, ये घटते हुए क्रम में है, हाँ, और फिर है चौथा पौड़ी। और मिनिमम की मैं बात करूँ, सबसे कम एरिया है चंपावत का, सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चंपावत। फिर है कौन, रुद्रप्रयाग, फिर है हमारा बागेश्वर, और चौथा है कौन सा, हरिद्वार। अब इसमें थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है चमोली और उत्तरकाशी में। तो चमोली का है 8030 किलोमीटर स्क्वायर और उत्तरकाशी है 8016 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। चंपावत का कितना है, 1766 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये किसका है, चंपावत का। तो इसका राइट आंसर भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, चमोली में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसके द्वारा करा गया था। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, किसने करा था, गोरान पैस्केलेविच द्वारा करा गया था। ठीक है, अब यहीं से यूके की, उत्तराखंड की फर्स्ट फिल्म कौन सी थी, तो कौन सी थी, जगवाल थी, 1983 में प्रकाशित होती है। और निर्माता कौन थे इसकी, किसने बनाई थी, पारेश्वर गौड़ ने इसे बनाया था। ठीक हो गया। और वही अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अभी तक का सफल फिल्म कौन सी रही है, उत्तराखंड की सफल फिल्म कौन सी है, तो वो कौन सी है, घर जवें। ठीक है, घर जवें अभी तक का सबसे सफल फिल्म रही है। 1985 में इसका प्रकाशन होता है और गढ़वाल की ये तीसरी फिल्म थी। और इसके निर्माता कौन थे, निर्माता अगर आपसे पूछे, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो 95, 90, 100 या फिर 54, कितनी हो जाएगी, 95 है। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे ब्लॉक कहाँ हैं, पौड़ी में है, कितने हैं, 15 है। और सबसे कम की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है, कितनी है, तीन ब्लॉक यहाँ है। ठीक है, 3 ब्लॉक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है, तो ललित उपाध्याय, जशपाल राणा, उन्मुक्त चंद और ऋषभ पांडे। तो कौन नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 जो है उत्तराखंड से हैं। अब जो जशपाल राणा जी के बारे में कुछ देखते हैं, तो इन्हें बोला जाता है क्या, गोल्डन बॉय बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने एशियाई जो खेल होते हैं और जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें निशानेबाजी इनका जो गेम है जो एक खेलते हैं उसमें इन्होंने क्या करा था, स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। ठीक हो गया। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं गोल्डन गर्ल किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है दिलराज कौर को। ठीक है, दिलराज कौर को। अब जसपाल राणा जी के ही बारे में चल रहा है। हाँ, इनको क्या मिला था, 1994 में इन्हें मिलता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और फिर उसके बाद 2019 में इन्हें मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो किसे मिलता है, कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें 2019 में मिलता है। और 1994 में क्या मिलता है, अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिलता है। अब उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत दोनों का ही संबंध उत्तराखंड से है और दोनों क्या खेलते हैं, क्रिकेट। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ऋषभ पंत कहाँ के रहने वाले हैं, रुड़की के हैं। रुड़की कहाँ है, हरिद्वार में। और उन्मुक्त चंद कहाँ के हो जाएंगे, पिथौरागढ़ के हैं। ठीक है, अब क्रिकेट से संबंध किस किस का है देखिए। और क्रिकेट कौन कौन खेलता है क्रिकेट, तो स्नेहा राणा का संबंध किससे है, अगर आपसे पूछे तो क्रिकेट से है। श्वेता वर्मा, ठीक है, किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। एकता बिष्ट पूछा है पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जिनका मूल निवास कहाँ रहा, अल्मोड़ा। ठीक है, इनका भी संबंध किससे है, क्रिकेट से है, महेंद्र सिंह धोनी। और कौन हो जाएगा, मनीष पांडे। और कौन हो जाएंगे, तारा रावत और आशीष नेगी। एक है आशीष नेगी, इनका भी संबंध किससे है, क्रिकेट से। ठीक है,
तो बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो है निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? सोना नदी है वन्यजीव विहार है, बिनसर वन्यजीव विहार है, या फिर गोविंद वन्यजीव विहार है, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट है। गोविंद वन्यजीव विहार जो है किसके लिए संरक्षित है? हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं। सोना नदी जो हमारा वन्यजीव विहार है तो ये कब बनता है? 1987 में बनता है। कहाँ है? पौड़ी में है, और 301 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? फैला हुआ है। और वही बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा में। कब बनता है? अगले ही साल 1988 में बनता है। और कितने स्क्वायर किलोमीटर पे फैला है? 47 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में जो है फैला हुआ है। ठीक है, और राजा जी के बारे में देखें तो पहले भी मैंने बताया हुआ है। कब बनता है? 1983 में बनता है। किस किस को मिला के? मोतीचूर, चिल्ला और राजा जी को मिला के। कहाँ कहाँ फैला है? पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में फैला हुआ है। ठीक हो गया। और क्या इम्पोर्टेंट है? 2015 में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित करा जाता है, इंडिया का 48वां और उत्तराखंड का 2nd नंबर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। और कितने एरिया में जो है ये गोविंद वन्यजीव विहार फैला हुआ है? तो 485 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक हो गया। और कुछ निकल सकता है ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट? और हमारा जो राजा जी है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे है? तो 820 किलोमीटर स्क्वायर में जो है फैला हुआ है, 3 जिलों में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो कि नेक्स्ट क्या है हमारा? हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, कब होती है हैली नेशनल पार्क की स्थापना? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक सेपरेट लेक्चर है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे समझते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1936 में होता है। एशिया का फर्स्ट जो नेशनल पार्क बनता है वो यही है। कौन सा? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नेम चेंज कर दिया जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाता है। और 1957 में इसका नाम क्या रख दिया जाता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके नाम पे? जिम कॉर्बेट जो एक क्या थे, हमारे प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पे जो है इस पार्क का नाम रख दिया जाता है। और बाकी कितने एरिया में ये फैला हुआ है? तो कितना? 520 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ इसका एरिया है? पौड़ी में है मैक्सिमम, कितना? 312 किलोमीटर स्क्वायर। और कहाँ है? नैनीताल में कितना है? 208 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गेट ढिकाला में है। कहाँ? नैनीताल। और नदी कौन सी बहती है यहाँ से? तो कौन सी बहती है? पश्चिमी रामगंगा। कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रेणी से निकलती है। और बीच में क्या है इसके? पाटलीदून भी है। पाटलीदून, कोटादून दोनों कहाँ है? नैनीताल में है। और क्या इंपॉर्टेंट डेट है? 1 नवंबर 1973 को जो है इसे इंडिया, भारत का फर्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित इसे कर दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का भी फर्स्ट, इंडिया का भी फर्स्ट। और दूसरा एक हमने ऊपर देखा था अभी 2015 में किसे करते हैं? जो हमने यहाँ देखा था, राजा जी को टाइगर रिजर्व घोषित करा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट डेट और आती है यहाँ से कि 2012 में जो है 500 मीटर का जो दायरा है इसे क्या कर दिया जाता है? साइलेंस जोन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है 2013 में क्या होता है? 118 सदस्यीय क्या बनती है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे इसका गठन करा जाता है। और मैक्सिमम टूरिज्म जो है हमें कॉर्बेट में देखने को मिलता है पहले नंबर पे, फिर मिलते हैं राजा जी में, और फिर कहाँ मिलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर जो खोला गया था जानवरों के लिए वो कोविड-19 के टाइम पे वो भी कॉर्बेट में खुला था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि रहने वाला है आज का लास्ट। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? डोडी ताल, रूपकुंड, हेमकुंड या फिर नौकुचिया ताल? ठीक है, तो कहाँ? ये तो बहुत मतलब नॉर्मली है, सबको पता होगा। रूपकुंड में हमें कंकाल मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कंकाली ताल भी बोल देते हैं, कंकाली ताल, या फिर रहस्यमयी ताल भी इसको बोलते हैं। और ये कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, और इसको मतलब इस जो ताल पे है ना, शोध कार्य किसने करा था? शोध कार्य करने का श्रेय किसे जाता है? स्वामी प्रणवानंद को जाता है। ठीक है, और इस पे डाक टिकट भी जारी होता है। कब होता है? 2006 में इसमें डाक टिकट जारी होता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये हो गया। अब बेदनी बुग्याल के ये जो है निकट है कौन? रूपकुंड ताल। और डोडी ताल हमारा कहाँ है? उत्तरकाशी में। हेमकुंड कहाँ है? हमारा चमोली में ही है। नौकुचिया ताल नैनीताल में है। अब और ताल देख लेते हैं। ठीक है, चमोली के ताल देख लेते हैं हम, और कौन कौन से ताल यहाँ हैं।
तो सबसे पहले संतोपद ताल है, संतोपद ताल यहाँ है। होमकुंड है, जहाँ पे क्या होता है, नंदा देवी का डोला रखा जाता है। हेमकुंड है, हेमकुंड से क्या है, अब यहाँ से लक्ष्मण गंगा का जो है उद्गम होता है और ये गुरुद्वारा है, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बेनीताल, बेनीताल यहीं है। लिंगा ताल है, और कौन सा है, मातृका ताल है, मातृका ताल, और है सिद्ध ताल यहीं है, और विरही ताल, गौना झील, ठीक है, वो यहीं है विरही ताल। और कौन सी है, विष्णु ताल यहीं है, विष्णु ताल। और इम्पोर्टेंट पूछता है, काक भुसंडी ताल भी कहाँ है, जोशीमठ चमोली में। भुसंडी ताल, काक भुसंडी ताल कहाँ है, जोशीमठ चमोली में ही है। ठीक हो गया, तो ये हो गए सारे इम्पोर्टेंट ताल, और यहीं पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं, अपना सजेशन दें कि किस तरीके से जो है वीडियो को, मतलब इसमें कुछ मुझे सुधार करना है। अगर कुछ गंदा हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो अपने सारे सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में दें। और कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए माफ़ करें, और उसको आप लोग को पता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।